संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तर्क संग्रह चल रहा है। तर्क संग्रह में हमने प्रमाणों को जान लिया था कि जो प्रमा के जो करण होते हैं उन्हीं को हम प्रमाण कहते हैं, ठीक है ना। तो करण क्या होते हैं इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। आज करण को और कारण को, इन दोनों शब्दों की व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। और तीन प्रकार के जो करण होते हैं, समवायी करण, असमवायी करण, करणनी कारण, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, इन तीनों को उदाहरण देकर के बहुत सरलतम विधि से समझाने का प्रयास करूं तो आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि मैं इसको पहले भी तर्क संग्रह में बड़े अच्छे समझा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको अवश्य जाकर के देख लें, क्योंकि मैं कितनी भी बार वीडियो बनाई है आप, वो अपने अलग ही तरीके से बनती है। और जब कोई चीज पढ़ाई आ रही है और विषय भी अलग है, तर्क संग्रह है, वो तर्क भाषा थी तो उसमें और तरीके से समझाया था, लेकिन उदाहरण दोनों में एक जैसे ही हैं। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। तर्क संग्रह है। तर्क संग्रह में आज हम जो प्रमा के करण थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। करण क्या होता है? वैसे तो हम जानते हैं करण क्या होता है, साधक तमम करणम, यानी कि जो किसी वस्तु को प्राप्त करने में जिसकी ज्यादा नजदीकी होती है, जो सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध होता है, वही करण होता है व्याकरण की दृष्टि में। ऐसा इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अर्थ को अलग कर दिया है। इसमें बोला गया है असाधारण करणम कारण, करणम नहीं, असाधारण कारणम, कारणम करणम, ठीक है। जो असाधारण कारण है वही करण कहलाता है। अब यहां पर एक बात, इतनी सी परिभाषा मिलने से दिमाग में चीजें बैठ नहीं पाती सही से। मैंने कई बार बताया कि ये जो ग्रंथ थे या जो भी चीजें थी हमारे इस भारत में, सूत्रात्मक हुआ करती थी, इसलिए वेदों के अर्थ को आज तक सही से नहीं लगा पाए और उनको मजबूरन हमको अपौरुषेय बोलना पड़ा। अपौरुषेय का तात्पर्य होता है जो पुरुष के द्वारा न बनाया गया हो। मैंने इस पर चर्चा भी की है और फिर थोड़ी सी बातें इसमें बताता चलूं। पुरुषों तो बना ही है, बिना पुरुषों की कोई भी चीज इस पृथ्वी पर न तो पहले थी, जो केवल पुरुषों के व्यवहार की चीज बता रहा हूं। वैसे सृष्टि में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पुरुषों ने नहीं बनाई हैं, लेकिन दुनिया में कोई भी किसी की पुस्तक हो, कोई भी ज्ञान हो, वो ज्ञान पुरुष ही माध्यम हुआ करते थे। अब इसमें दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक पुरुष पढ़कर के ज्ञान अर्जित करता है और एक उसको अनुभव से आता है। तो हमारे जो वेद हैं वो पुरुषों को, जिन ऋषि मुनियों को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो उनको अपने अनुभवों के आधार पर वो ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो आत्म तत्व से जानकर के उन चीजों को उन्होंने स्वीकार किया था, अपने अंदर बिठाया था, फिर उसको लिपिबद्ध करवाया था। भविष्य में करवाया होगा या किसी ने किया होगा, हम ऐसा मानते हैं। तो पुरुषों ने, उन्होंने, जो आदि पुरुष है या ऋषि है या मुनि है, उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष से वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया, इसलिए हम उनको अपौरुषेय मानते हैं। उनको सीधे आत्मा के द्वारा या परमात्मा के द्वारा या किसी के द्वारा उनको ज्ञान या अनुभव उनको मिलता चला गया। इस तरह से देखें तो दुनिया में जितने भी लोग अपने अनुभव को लिखते हैं, अनुभव को प्राप्त करते हैं, वो सारे के सारे अपौरुषेय ग्रंथ कहलाने चाहिए। इस विषय पर आप भी कमेंट के माध्यम से उनको थोड़ा सा बता सकते हैं और आपका क्या कहना है। इसमें हम आगे भी चर्चा करते चलेंगे। यहां पर दो तीन चीजें थी, वो मैंने थोड़ा सा इसमें लिख दिया है, साधारण और असाधारण। इसमें थोड़ा सा समझते चलेंगे तो समझ में आ जाएगी। साधारण शब्द से क्या तात्पर्य होता है और असाधारण से क्या तात्पर्य होता है, इसको जाने बिना हम इसको संपूर्ण रूप से नहीं जान सकते।
साधारण मतलब सामान्य, ठीक है ना, हम इसको सामान्य के रूप में भी रख सकते हैं। असाधारण मतलब एक तरह से आरक्षित, ये मान के चलिए, है ना, आरक्षण। तो इससे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, आरक्षित या आरक्षण, ठीक है। दुनिया में आप कोई भी कार्य करिए या किसी में भी चलिए, मतलब थोड़ा सा उदाहरण देता हूं आपको रेल का। यदि आप ट्रेन में सफर करते हैं तो उसमें दो प्रकार की बोगियां होती हैं, एक सामान्य या जनरल बोगी जिसको बोला जाता है, दूसरी होती है आरक्षित बोगी जिसमें आरक्षण प्राप्त व्यक्ति ही उसमें चल सकता है। यानी कि सामान्य वाली जो चीजें होती हैं वो कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो वो उस बोगी में आराम से चढ़ सकता है। एक बार फिर समझ लेना, यहां सामान्य जो है, जो जनरल बोगी है, उसमें कोई भी व्यक्ति कहीं का भी कभी भी किसी वक्त किसी भी स्टेशन पर चढ़ सकता है। लेकिन आरक्षित बोगी जो है, आरक्षण जिसको प्राप्त है, या जो रिजर्व वाली जो बोगियां हैं, ट्रेन के डिब्बे हैं, उनमें केवल वही व्यक्ति उसी डिब्बे में उसी जगह उसी सीट पर वही निश्चित अवस्था में बैठ सकता है। यहां सब कुछ निश्चित होता है, यहां पर सब कुछ निश्चित होता है, जबकि साधारण में सब कुछ अनिश्चित होता है। इसमें निश्चित होता है लेकिन यह निश्चित नहीं होता कि क्या होगा, कौन होगा उस सीट पर, कौन बैठेगा, ये कुछ निश्चित नहीं होता, कोई बैठ सकता है। यहां पर सब कुछ निश्चित होता है कि इसमें ये बैठेगा, ठीक है। ऐसे ही वस्तु ही दो प्रकार की हो सकती हैं वस्तुएं। हम जानते हैं कि एक तो परमाणु रूप में होती हैं सारी चीजें, और दूसरी हमें जो दिखाई देती हैं वो कार्य रूप में होती हैं, ठीक है ना। अब जो परमाणु रूप में है उन वस्तुओं पर किसी की इफोर्ट नहीं लगता, किसी का प्रयास नहीं लगता, वो कैसे बनाई जाती हैं उसमें नहीं प्रयास किया जा सकता, मतलब किया जाता। तो ये साधारण जो कारण है, साधारण कारणों के द्वारा ही वो आपको प्राप्त हो जाते हैं परमाणु। साधारण कारण जो कारण है किसी भी कार्य के लिए, उनमें ये सारी चीजें मिल जाती हैं, हर एक में मिलेंगी। इस परमाणु को बनाने में ईश्वर, उसका ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, प्रागभाव, काल, दिशा, अदृष्ट या धर्म अधर्म, ये सारी चीजें स्वतः ही एक वस्तु में पहले से ही मौजूद होती हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु हो, दुनिया की कोई भी प्रकृति हो, ये जड़ से लेकर के चेतन तक जो कुछ दिखाई हमें पड़ता है, उनमें ये साधारण कारण तो सभी में होते ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो कार्य में तब्दीली होती है विशेष रूप से, उसमें एक असाधारण कारण और प्रयोग किया जाता है। असाधारण कारण से तात्पर्य क्या है, जो कार्य हमको, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर ये दीवार बनानी है हमको, ठीक है। अब मैं घट का उदाहरण नहीं ले रहा, उसमें सारे ग्रंथों में घट और पट का उदाहरण है। आप एक दीवार को लीजिए, इसको दीवार में सारी चीजें, ये साधारण कारण तो प्रयोग किए जाएंगे, वो तो सब है ही, प्रकृति, ईश्वर, विश्वर, दिशा, विशा, ये प्रयत्न, प्रागभाव, ये सब कुछ है। प्रागभाव का मतलब जो पहले से अभाव हो, ये दीवार नहीं थी एक समय लेकिन अब बना दी गई है, ये सारी चीजें साधारण कारण के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जैसे ही ये दीवार आपको दिखाई पड़ रही है, इसमें एक असाधारण कारण है, और वो असाधारण कारण इसमें जो प्रयोग किया गया है, जैसे ईंट है, ठीक है। ईंट के द्वारा ये दीवार का निर्माण किया गया है, इसमें सीमेंट भी है, बालू भी है, ठीक है, रेत जिसको बोलते हैं। ये सारी जितनी भी वस्तुएं हैं ये असाधारण हैं, और इनके भी एक और चीज हो सकती है, जैसे आपकी ईंट का उदाहरण ले सकें हम। अब जो ईंट है, ईंट किससे बनी है, मिट्टी से बनी है, ठीक है ना। तो मिट्टी क्या हो गया, असाधारण कारण हो गया,
ठीक, तो कुल मिलाकर के जो असाधारण कारण होता है वो ही करण कहलाता है। अब कर्ण, इसमें जो असाधारण कारण, कारणम करणम बोल दिया है, इसमें एक चीज और बताई गई है आगे कि इसमें भी साधक तमम करणम, यानी कि इन जो कारण हैं, 3 प्रकार के कारण बताए जाने वाले, उनमें जो सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध होता है वो उसका वस्तु का कारण कहलाता है। ठीक है, तो आप देखिए मिट्टी से घड़े भी बनते हैं, घट जिसको बोला जाता है, मिट्टी से और सारे बर्तन भी बनते हैं, जो भी बनाना चाहो आप, वो सभी ये जो बन रहे हैं वस्तुएं वो मिट्टी के बन रहे हैं। तो मिट्टी इसमें असाधारण कारण है। ईंट सीमेंट की भी बनती है, तो सीमेंट इसमें असाधारण कारण है। इसमें एक चीज और बताई जाती है, असाधारण कारण वह होता है जिससे एक वस्तु तो बन जाए लेकिन उसके द्वारा फिर दूसरे वस्तु बनाने में वो सक्षम ना हो, यह भी बोला जाता है। यह कहा जाता है कि ईंट, मिट्टी से ईंट बनती है लेकिन मिट्टी से आपका कपड़ा नहीं बन सकता, वो उसके प्रति असाधारण कारण नहीं हो सकता, अर्थात उससे वो निर्मित हो ही नहीं सकता। ये मिट्टी से ये बोर्ड नहीं बन सकता, बना सकते हैं वैसे ईंट का बना करके, सीमेंट का बना करके वैसे, लेकिन ये बोर्ड बनाना चाहे एक वस्तु से उसमें कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है या परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, तो उसके गुण लेकर के ही वो चीजें चलती हैं। जैसे पट जो निर्मित होता है वो तंतु से ही निर्मित होता है, तंतु से ईंट निर्मित नहीं हो सकती, घट निर्मित, घड़ा निर्मित नहीं हो सकता, बन नहीं सकता। तो अपने से ही जो गुण लेकर के दूसरी वस्तु में बदले, उसके सिवा दूसरी वस्तु को वो ना बना पाए, ये भी एक असाधारण कारण के अंतर्गत ही माना जाना चाहिए और माना जाता है। ठीक है, साधारण कारण ये सभी में पाए जाते हैं, इनकी इसलिए गिनती यहां पर नहीं की गई है। असाधारण कारण वह वस्तु है जो अपनी दूसरी वस्तु को ही निर्मित करे, एक ही वस्तु को निर्मित करे, दूसरी वस्तु के लिए वो निर्मित न करने की क्षमता रखती हो और एक वस्तु को निर्मित करने की क्षमता रखती है। तो इसमें उदाहरण वही दिया है, जैसे घट को निर्मित करना है तो उसके लिए मिट्टी की आवश्यकता है, तो मिट्टी असाधारण कारण है घट के प्रति, लेकिन पट के प्रति नहीं, क्योंकि उससे पट निर्मित नहीं हो सकता। तो आशा है कि असाधारण कारण समझ में आया होगा कुछ कुछ। ठीक है, अब बात आती है कि कारण कितने हैं। अब असाधारण समझ में आ गया हमको, अब फिर आती है कि कारण क्या है, कारण कितने हैं। तो कारण के बारे में बोला गया कि कारण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है समवायी कारण, दूसरा है असमवायी कारण, और तीसरा है निमित्त कारण। अब ये कारण के तो हमने प्रकार बता दिए, लेकिन कारण है क्या, तो उसके बारे में बोला गया है। कारण की परिभाषा में कार्य नियत पूर्ववृत्ति ही कारणम। ठीक है ना, ये कह रहा है कि कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, मतलब कारण वह है जो कार्य से पूर्व, है ना, कार्य से पूर्व निश्चित रूप से रहता हो, उसका जो व्यवहार है वो नियत हो, निश्चित हो, कार्य होने से पूर्व। जैसे अब मान लीजिए अब घट बनाना है, घट के लिए यानी घड़े के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, मिट्टी। तो मिट्टी निश्चित है कि ये नियत पूर्व भागी है, ये होगी ही होगी, अन्यथा की दृष्टि में घट का निर्माण नहीं होगा। पट से पूर्व नियत जो निश्चित है वो क्या है, तंतु है, तो तंतु कारण है पट के। ठीक है, तो ये कार्य से निश्चित रूप से पहले रहते हैं और उनको व्यवहार में आते हैं, उसी को हम कारण के नाम से जानते हैं। दुनिया में जो भी वस्तु आपको दिखाई देती हैं उसके सूक्ष्म रूप में चले जाइए तो वो क्या हो जाती हैं, कारण बन जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है, इनमें चीजें परिभाषा निकलती चली जाती हैं कि फिर कार्य क्या है। तो कार्य के बारे में बोला गया है, इसीलिए बोलते हैं कि ये शब्दकोश है, संस्कृत दर्शन का है ये शब्दकोश है। तर्क भाषा तर्क संग्रह अगर कंठस्थ हो गई, और दूसरी वाली पुस्तक है अर्थमीमांसा,
अर्थ संग्रह जिसको बोलते हैं, गलत बोल गया, मीमांसा, अर्थ संग्रह, मीमांसा की तो पुस्तक है वो। तो ये सब क्या है, दर्शन के शब्दकोश हैं। तो कार्य के बारे में क्या बोला गया है, कार्य प्रागभाव, प्रतियोगी, ठीक है। कार्य की सीधी सीधी बोल रहा है कि प्राग अभाव प्रतियोगी, जो कुछ लास्ट में रिजल्ट निकलता है या कार्य बनता है उसका पहले से 100% अभाव होता है। ये पेन जब बना होगा तो ये पहले से जो प्रतियोगी हैं, प्रतियोगी का मतलब जो जिसकी दौड़ रही है, प्रतियोग में कार्य करने की जो क्षमता बढ़ रही है, उसके पहले प्रतियोगिता के समय में या पहले उसका भाग जो होता है प्राग अभाव होता है। प्राग मतलब पहले, अभाव माने अभाव, पहले से उसका अभाव होता है कार्य होने से। तो घट जो बना, घट बनने से पहले उसका घट का अभाव था, वो मिट्टी के रूप में मौजूद तो था लेकिन घट नहीं था। इसलिए जब घट निर्मित हुआ तो उसका प्राग अभाव जब हमें महसूस करेंगे तो वो कार्य हो गया, जिसका भी दुनिया में हमको अभाव नजर आता है पहले से। मैं हूं, मेरा भी अभाव है, तो मैं भी एक कार्य हूं। अब मैं किसका कार्य हूं, हम पंच तत्वों से मिलकर के बने हैं, ये 5 तत्वों के हम कार्य कहलाएंगे। 5 तत्व हमारे कारण कहलाएंगे। दुनिया में जो भी वस्तु हमको दिखाई देती है और जो नष्ट हो जाती है वो सब कार्य है, जो नष्ट नहीं होती वो कार्य नहीं कहला सकती। जैसे परमाणु को भी नष्ट नहीं होती, इसलिए वो कार्य नहीं है किसी के, वो कारण ही है अपने आप में। वो किसी को निर्मित कर सकते हैं, स्वयं निर्मित किसी से नहीं होते, ठीक है। इसलिए जो तर्क सांख्य दर्शन है वो प्रकृति और पुरुष की कल्पना करता है, तो प्रकृति उसमें कारण मानी जाती है, वो किसी के द्वारा नहीं उत्पन्न होती, वो स्वयं कारण है और दूसरों को उत्पन्न करने में क्षमता रखती है, उत्पन्न करती है। तो ऐसे ही प्राग अभाव, जो पहले से जिसका अभाव हो वो कार्य कहलाता है। जैसे घट के पहले अभाव हो गया, ठीक है। तो कारण समझ में आ गया, कार्य समझ में आ गया, कारण कार्य दोनों हो गए। अब कारण के प्रकार पर थोड़ा चलते हैं, फिर हम कारण पे चलेंगे। जैसे कारण बताई दिया है वही कारण है। समवायी कारण में बोला गया है यद समवेतम कार्यम उत्पद्यते इतनी सी परिभाषा बस जान। यद संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवाय कारणम, जो संवेत होकर के कार्य को उत्पन्न करता है वह समवाय कारण कहलाता है। बहुत इसमें शब्दों में इतना घुमाव किया गया है कि आदमी पढ़ते समझते समझते कितनी बार समझ लीजिए पागल हो ही जाएगा। मैं आपको थोड़ी सी और चंद बातों में समझाने का प्रयास करता हूं। समवाय जो कारण होता है वो सीधा सीधा द्रव्य होता है, एक तरह से पदार्थ, ठीक है ना। वो समवायी कारण होता है। कोई भी वह पदार्थ जिससे अन्य कोई पदार्थ की उत्पत्ति हो रही है वो समवायी कारण कहलाएगा। दुनिया का कोई भी पदार्थ जिससे कार्य हो रहा है वो सब समवायी कारण कहलाएगा। जैसे मिट्टी पदार्थ है, उससे पदार्थ का निर्माण हो रहा है घट का, तो दोनों एक दूसरे पदार्थ हैं तो वो समवायी कारण हो गया। यानी कि घट, मिट्टी घट के प्रति समवायी कारण है। तंतु से निर्मित हो रही है पट यानी वस्त्र, रेशे से वस्त्र बनना है तो रेशा वस्त्र का समवायी कारण हो गया। यानी कि जिससे जो चीज निर्मित हो वो कारण हो गया कौन सा, समवाय। शब्दों का फेर है ये, केवल कारण तो सब हैं लेकिन वस्तु से पदार्थ को जो निर्मित होती है वो समवाय कारण में होती है। सोना है, सोने के आभूषण जब बनते हैं तो आभूषण सोना दोनों को रख दिया जाए तो उनमें संबंध पूछा जाए तो वो कौन सा कारण हो गया,
समवायी कारण। दुनिया में जो भी हमको पदार्थ दिखाई देते हैं, यदि उनकी पूर्व अवस्था का हम आकलन करेंगे तो वो समवायी कारण में तब्दील हो जाएगा। ये जो पेन दिखाई दे रहा है आपको, कलम दिखाई दे रही है, ये निर्मित किससे हुई है? प्लास्टिक से। प्लास्टिक पदार्थ है, ये कलम उसका कार्य है, तो दोनों में संबंध कौन सा होगा? समवायी कारण हो गया। ये बोर्ड भी प्लास्टिक का है, इसका संबंध क्या है? समवायी कारण हो गया। ये दीवार हमको दिखाई जो पड़ रही है, जो दीवार दिखाई जो पड़ रही है, ये कार्य है किसका? ईंट का। तो ईंट और दीवार में कौन सा संबंध हो गया? समवायी कारण हो गया। जो भी कारण हमको दिखाई, जो कार्य दिखाई पड़ता है, उसका हमका बिगड़ा हुआ रूप या पूर्व रूप, उन दोनों में संबंध समवायी कारण का होता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। इसमें जो उदाहरण दिया है वो ये दिया है, तंतु पटस्य समवायी कारण, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आएगी। तंतु पटस्य समवायी कारण, तंतु पट का समवायी कारण है। अब एक और चीज बताते हैं इसमें, पट स्वगत रूप, पट जो है अपने रूप का समवायी कारण होता है। जब ये दीवार बनी है और दीवार का कुछ ना कुछ आकार निकला है, यहां रूप से रंग से तात्पर्य नहीं है, यहां बात समझने जैसी है। यहां जो रूप शब्द आया है वो रूप आकार के लिए प्रयोग किया गया है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं अभी तक किसी भी किताब में मुझे ये नहीं पता चल पाया कि यहां दो जगह रूप का प्रयोग किया गया है। एक तंतु रूप, तंतु रूप और दूसरा पट रूप। जब ये दोनों में जगह रूप प्रयोग किया जाता है तो ये असमवायी कारण हो जाता है। मैं बताऊंगा असमवायी कारण में, बात आज समझ लेना पूर्ण रूप से, ढंग से। कुछ नहीं है इन चीजों में, लेकिन इतना घुमाव किया गया है कि दिमाग में बैठ ही नहीं पाती चीजें। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आया कि इनको इतना कठिन बनाने की जरूरत ही क्या थी। समवायी कारण असमवायी कारण, बिना मतलब का ये झंझट है, कुछ नहीं है, बस समझने का बस अंतर है। समवायी कारण सिर्फ सीधा सीधा पदार्थ का संबंध है। तो पट जो है, जो वस्त्र दिखाई दे रहा है, वो किसी भी आकार का हो सकता है, वो अपना एक आकार लिए हुए है, रूप लिए हुए है। उस दोनों में जब संबंध पूछा जाएगा, पट और पट रूप का, दीवार दीवार रूप का और घट घट रूप का, ये रूप मतलब आकार है उसके, एक तरफ रूप न लगा करके केवल एक ही तरफ रूप लगाया जाए, ये समझ लीजिए, तो वो दोनों में समवायी कारण हो गया। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। तो समवायी कारण समझ में आ गया। अब हम असमवायी कारण में चलते हैं। सेम तरीका असमवायी कारण का है। असमवायी कारण में बोला गया है, ठीक है, कार्येण कारणेन वा, कार्येण कारणेन वा सहे कस्मिन् अर्थे संवेतम। यत् कारणम समवायी कारणम। ठीक है, परिभाषा इतनी कठिन है, थोड़ा सा देखते चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो पदार्थ संबंध मैंने बताया था, सीधा सीधा समवायी कारण होता है। पदार्थ से हटकर के जो कुछ भी हो वो आंख बंद करके असमवायी कारण होता है, असमवायी कारण होता है। देखिए कह रहा है ये कार्येण कारणेन वा, यानी कि कार्य के साथ या कारण के साथ, किसी के साथ भी, किसी एक के साथ उसका संबंध होना चाहिए। एकस्मिन अर्थे, किसी एक के साथ, जिसका अर्थ हो, जो संबंध हो, जिसके साथ वो मिला हुआ हो, ऐसा कारण, जो जैसा कारण है जो किसी एक के साथ मिला हुआ हो, उस कारण के साथ में
असमवायी कारण होता है। ठीक है, जैसे तंतु रूप पट रूपस्य। इसमें एक चीज और देख लीजिए, ये हमेशा गुण और कार्य में ही होता है, ये द्रव्य में होता है। ये जो कारण होता है वो केवल द्रव्य में होता है, और ये जो होता है वो कार्य और कारण में होता है, कार्य में और गुण में। ठीक है ना, तो गुण देखिए और कार्य देखिए, जहां गुण और कार्य हो वहीं सीधे सीधे असमवायी कारण होता है। अब देखिए यहां पर तंतु रूप पट रूपस्य असमवायी कारण होता है, तो यहां पर जो बात कर रहे हैं वो रंग की बात कर रहे हैं। वहां पर जो बात करेगी तंतु पट रूपस्य स्वगत रूपस्य, यानी कि पट स्वयं का है ना। यहां बात कर रहे हैं तंतु का, जो कारण है उस कारण से इस रूप का संबंध है। समवायी जो कारण था, थोड़ा सा ध्यान देना इसको, यहां जो कारण दे रखा है या तो कारण से संबंध हो, इसके साथ हो, कारण कौन सा हो, समवायी कारण, क्योंकि हम समवायी कारण ही पढ़ चुके हैं केवल, तो उसके साथ इसका संबंध है। तंतु का पट रूप का समवायी कारण है, हम जानते हैं, तो इसका संबंध रूप से हो गया, तंतु रूप। तो तंतु का संबंध रूप से कैसे हो गया, क्योंकि जैसे जिस रंग का तंतु होगा उसी रंग का वो पट रूप होगा, सीधी बात है। यदि काले रंग के तंतु हैं तो काले रंग के स्वेटर बनाएंगे, व्हाइट रंग के तंतु हैं तो व्हाइट रंग के ही कपड़े बनाएंगे, पीले रंग के तो बनाएंगे नहीं। तो यहां पर तंतु रूप जो है वो पट रूप का, पट रंग का, रूप की जगह रंग दिमाग में बिठाओ तो ज्यादा बढ़िया है। गुण असमवायी कारण है। ठीक है, ऐसे ही घट जो है, जो कपाल जो रूप है वो अपने घट रूप का असमवायी कारण है, लेकिन घट रूप का, घट अगर आ जाए, वो घट रूप आ जाए तो ये समवायी कारण हो गया। लेकिन कपाल रूप घट रूप का तो कैसा हो जाएगा, असमवायी कारण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर संबंध पहले से ही था समवायी कारण, उससे इसका संबंध है रूप का, रंग का। तो जैसे कपाल होंगे, जैसे उसको गढ़े कर रंग देना चाहेंगे, पहले से उसको कपाल निर्मित किया जाएगा। वो मानते हैं कि कपालों से मिलकर जब घड़े को फोड़ा जाता है तो मिट्टी में कन्वर्ट नहीं, तो कपालों में अलग अलग कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है। तो कपाल इस रंग का होता है, घड़ा भी उसी रंग का होता है, वो उसका समवायी कारण हो गया। तो इतना सरल है इसको समझना, लेकिन इतना दिमाग में बिठा लो, ये द्रव्य से जो चीज वस्तु निर्मित होगी वो समवायी कारण के अंतर्गत आएगी, जो गुणों से जो निर्मित होगा वो असमवायी कारण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और इसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी है। निमित्त कारण का उदाहरण देख लेते हैं। निमित्त कारण बताया गया है, तद भिन्नम तद उभय कारणम भिन्नम बोला गया है इसमें, तद उभय कारणम भिन्नम निमित्त कारणम, या निमित्त शब्द बाद में लगाइए, तद उभय कारणम भिन्नम कारणम निमित्त कारणम। ठीक है, इसमें जो परिभाषा दी है वो दी है तद उभय कारणम उभय भिन्नम, सीधा सीधा कारण शब्द नहीं लगाया है इसमें, क्योंकि उभय ऊपर वाले के बारे में बोल दिया है और मैंने तो कारण भी लगा दिया था इसमें। ऊपर के जितने दोनों जो कारण दे रखे हैं, द्रव्य का और गुण का, इनको हट करके जो भी चीजें आएंगी वो निमित्त कारण के अंतर्गत आएंगे। निमित्त कारण में सीधा सीधा आपको दिमाग में बैठा लेनी चाहिए, वो द्रव्य भी हो सकता है, वो पदार्थ भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है, कार्य भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे निर्मित नहीं होती किसी से, सहायक ही होता है विशेष रूप से। ये एक तरह से सहायता की तरह ही काम आता है, निमित्त केवल थोड़ा सा सहायता, जैसे बेम है, हत्ता आदि है, तो आप दड़ी बनाई जा रही है, पट बनाया जा रहा है, तो हत्ता उसमें प्रयोग किया जाता है, तो हत्ता क्या कर रहा है, वो निमित्त कारण है। अब हत्ते तो गायब हो गए, मशीनों से कपड़े बने जा रहे हैं, तो तंतु दिया मशीन में और मशीन से पट निकल रहा है, धोती निकल रही है, साड़ियां निकल रही है, सब निकलती चली जाती है पीछे साइड में, तो मशीन इसमें क्या हो गई, मशीन उसका निमित्त कारण हो गया, उसका उसमें कोई विशेष कारण नहीं है, उनको मिलाने का जो कार्य किया जा रहा है, ठीक है ना, वो काम है। अब कभी कभी पूछ लेता है, ये तो निमित्त कारण हो गया, मशीन हो गया, हत्ता हो गया, बेम हो गया, लेकिन तंतु संयोग
ठीक है ना। तंतु संयोग पट का क्या है, मैंने बताया कि जब भी कोई तंतु मतलब पदार्थ से भिन्न चीज पूछी जाए, आंख बंद करो और सीधा सीधा असमवाय कारण लगा दो। भाई तंतु है, तंतु पट का तो समवाय कारण हो गया। अब कह रहा है कि तंतु का जो संयोग है, जो मिलन है, वो उसका कार्य क्या हो, कार्य हो गया ना, वो तो गुण हो गया ना, गुण और गुणी संबंध हो गया। तो गुण है उसमें मिलना, गुण हो गया एक तरह से, या कार्य मान लीजिए, जो आपकी मर्जी वो उसे मान लीजिए। वो पट के संबंध में क्या हो गया, असमवाय कारण हो गया। वो कार्य भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके मन में जो आए उसको मान सकते हैं, लेकिन पदार्थ से उसको निर्मित नहीं हो रहा। संयोग करने से कोई चीज निर्मित नहीं हो रही। संयोग किसका किया जा रहा है, तंतुओं का किया जा रहा है। तो तंतु संयोग शब्द जब लग रहा है तो असमवाय कारण हो गया सीधा सीधा। तो इतनी सी बात है इनमें, और कुछ नहीं है इसमें। हत्ता हो गया, वेम हो गया, तूरी हो गई, तूरी वेम आदि, है ना, ये उदाहरण है इसके। तो इतना सरल था ये। वैसे मैं एक बार और समझा चुका हूं और आज सरलतम विधि से समझाया है, आपको याद रखना है, दिमाग में बिठा लो। समवाय मतलब द्रव्य का द्रव्य में कन्वर्टेशन, इंग्लिश में समझ लो थोड़ा सा। द्रव्य को द्रव्य से जो चीजें बन जाएं, सोने से आभूषण बन रहे हैं, मिट्टी से घड़ा बन रहा है, पीतल से 20 बर्तन बन रहे हैं, या लकड़ी से मेज बन रही है। दुनिया में जो चीज जिस चीज से बन रही है, वो जो पहले रूप में मौजूद थी, जो प्राकृतिक रूप में मौजूद थी, उसके प्रति वो समवाय कारण से थी। और उसके साथ में जो चीजें मिलाकर के बनाई जा रही हैं, वो असमवाय कारण के अंतर्गत आएगा। तंतु का संयोग किया तो पट बन गया, कपालों का संयोग किया तो घड़ा बन गया, ये सब असमवाय कारण है। तंतु का जो रूप है वही पट का रूप है, दोनों के जो रूप मिलेंगे असमवाय कारण में चला जाएगा। घड़ा का रूप है, कपाल का रूप है, वही घड़े का रूप है, ये भी असमवाय कारण में चला जाएगा। ठीक है। रूप रंग के पर्यायवाची होगा तो असमवाय कारण होगा, रूप यदि आकार का पर्यायवाची होगा तो वो समवाय कारण में चला जाएगा। इसको ध्यान में रखना है बस थोड़ा सा। ठीक, आज मुझे लग रहा है कितना ही काफी है। अब हम आगे प्रमाण को अध्ययन करेंगे। इसमें एक और बोला गया है, ये कर्ण के बारे में, साधकतम कर्णम, यानी कि तीनों में से जो विशेष रूप से सहायक सिद्ध होता है वही उसका कर्ण होता है, ऐसे बोला गया है। ये फालतू की बात बोल दी है, इसमें कोई मतलब नहीं है, ये समझने लायक चीजें हैं और इसी में से ये आ जाता है। थोड़े से बीच में इसकी आवाज चली गई थी तो वो थोड़ा यहाँ गलत हो गया है। आवाज के समय में कुछ समझाना था मुझे, समझा नहीं पाया उसको। यहाँ पे मैंने जो कार्य लिख दिया था वो कार्य की जगह कर्म होगा, बस इतना ही अंतर है उसमें। ये समवायी जो कारण होता है वो द्रव्य में होता है, द्रव्य का द्रव्य में होता है, बस इसको याद रखना है और कुछ ज़्यादा समझाने के लिए नहीं है इसमें। ये कर्म में, कार्य की जगह मैंने कर्म कर दिया था, कर्म की जगह कार्य कर दिया, कर्म या गुण में होता है। ठीक है ना, असमवाय कारण कर्म या गुण होता है, दिमाग में बिठा लेना सही से। ये द्रव्य भी हो सकता है, ये गुण भी हो सकता है और ये कर्म भी हो सकता है। ये तीनों में से कोई भी हो सकता है निमित्त कारण। बस इतना ही समझाना था, इसमें दोबारा से इसको बनाना पड़ रहा है। द्रव्य समवाय कारण, द्रव्य का द्रव्य में जब भी बदलाव हो तो सीधा सीधा समवाय कारण। कर्म और गुण दिखाई दे रहे हो कि क्या इसका कर्म क्या है, इस तंतुओं का संयोग करना, मिलाना, उसको संवेद करना, ये बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। तो वो उससे जो चीज प्राप्त होगी कर्म करने से वो असमवाय कारण से संबंध हो जाएगा। द्रव्य गुण कर्म ये निमित्त में आ जाएंगे हैं, इसमें हत्ता वगैरह जितने भी मशीन जो भी हैं वो उसमें निमित्त कारण में चले जाएंगे। तो बीच में थोड़ा सा साइलेंट होगा ये, शायद आपको समझ में ना आया हो, इसलिए मुझे दोबारा बनाना पड़ा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।